Assalamu alaikum viewers, you are watching Zab FM Digital and I'm your host Ahmed Teen. So today we are continuing our series Mac Talk with Kashif Ali and Rafi Rahman. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो राफे आप बताएं कैसे आप मैकाट्रॉनिक्स की तरफ आए, अपना करियर यहाँ पे स्टार्ट करना चाहा आपने? तो मेरी जर्नी जो है वो बहुत लंबी चली है। मैंने इंटरमीडिएट के बाद सबसे पहले आईबी गया था। वहाँ पे मैंने अपना डिप्लोमा किया था 3D एनिमेशन एंड वीएफएक्स में। वहाँ पे मैंने 3D मॉडलिंग वगैरह और ये चीज़ें सीखी थी। उसके बाद जब मैं अपने हायर एजुकेशन की तरफ फोकस करने लगा तो मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे। कंप्यूटर साइंस था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था, क्योंकि मेरा ज़्यादातर आईटी और कंप्यूटर की फील्ड में था इंटरेस्ट। तो जब मैं इस फील्ड में आने लगा तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि तुम्हारा इंटरेस्ट मैकेनिकल और टेक्निकल चीज़ों में भी है, तो व्हाई नॉट मैकाट्रॉनिक्स, क्योंकि मैकाट्रॉनिक्स तो इन सब का कॉम्बिनेशन है। मैकाट्रॉनिक्स में तुम्हारा सारा मैकेनिकल भी चल जाएगा, तुम्हारा सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी आ जाएगा, तुम्हारी सारी प्रोग्रामिंग भी आ जाएगी। तो फिर मुझे इंटरेस्टिंग लगी ये फील्ड कि यहाँ पे मेरे मतलब की सारी चीज़ें, क्योंकि मज़ा वहीं आता है जहाँ पे आपके इंटरेस्ट की चीज़ें हो। ओके, तो काशिफ आप बताएं, सेम क्वेश्चन फॉर यू, कैसे मैकाट्रॉनिक्स की तरफ आना हुआ आपका? तो मेरा आंसर कुछ ना कुछ सिमिलर इस वजह से होगा क्योंकि हम दोनों साथ ही होते थे। इंटरमीडिएट हमने साथ किया है, बल्कि 1 साल ये सीनियर था, पर हम साथ ही होते थे, ट्यूशंस वगैरह ये वो। तो मेरा भी इंटरेस्ट रोबोटिक्स की तरफ था। तो आई हेard, मैंने राफे से ही सुना था कि कोई मैकाट्रॉनिक्स भी फील्ड है। मुझे आइडिया नहीं था कि व्हाट इज मैकाट्रॉनिक्स। तो मैंने थोड़ी सर्च वगैरह किया कि भाई क्या होता है मैकाट्रॉनिक्स, बेसिकली है क्या। तो मुझे पता चला कि इसमें रोबोटिक्स भी आपका आ जाता है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाता है, मैकेनिकल साइड भी आ जाता है। तो इस वजह से इंशाल्लाह मैंने यहीं कंटिन्यू किया और कंप्लीट भी कर लिया। अच्छा, तो यानी कि आप दोनों का इंटरेक्शन पहले से था, जी। यूनिवर्सिटी से पहले? जी। हम बहुत पहले से ही साथ हैं, ऑलमोस्ट 7-8 साल से हम साथ हैं। ओके, लाइक स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह? जी बिल्कुल। ठीक ठीक। स्कूलिंग अलग थी, बाकी फर्स्ट ईयर इंटर और मतलब स्कूलिंग अलग अलग होती थी, लेकिन फ्रेंड्स फिर पहले भी कहीं जानते हैं। थे। तो ओके। उसने कॉलेज साथ किया इसने था। मुझे बताया था कि कोई मैकाट्रॉनिक्स फील्ड भी है और जेबेस्ट करा रहा है कराची में। अच्छा, तो मैकाट्रॉनिक्स अब माशाल्लाह आप लोग ग्रेजुएट हो जी, चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा मतलब ये जर्नी? मैकाट्रॉनिक्स से पहले का तो पता लग गया, आप लोग थिंकिंग थी आपकी कि मैकाट्रॉनिक्स में जी। आना चाहिए। फिर बताएं जेबिस में जब आए मैकाट्रॉनिक्स के लिए और तब से लेके अब तक जो आपकी जर्नी गुजरी, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। तो जो हमारी जर्नी थी जेबिस में, स्टार्टिंग में तो हमारे लिए सिटी भी न्यू था, क्योंकि वी आर फ्रॉम सक्कर। तो सिटी न्यू था, यहाँ पे बैचलर रहने के मसले, उसके अलावा सारे न्यू लोग, फिर दोस्ती करना, क्योंकि आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है दोस्तों के साथ, फिर जाके होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर तक तो ना हमारी ज़्यादा दोस्ती होती थी किसी के साथ, लेकिन उसके बाद सारी इंटरेक्शन वगैरह हुई, दोस्त बने हमारे यहाँ पे। हमने न्यू चीज़ें सीखी, यहाँ पे प्रोजेक्ट साथ में किए बहुत सारे। उसके बाद बहुत अच्छी जर्नी गुजरी 4 साल की माशाल्लाह। अच्छा, तो काशिफ आप बताएं। जी, तो मैकाट्रॉनिक्स तो सिलेक्ट कर लिया, टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। तो उसके बाद बहुत सारे सवाल थे, कैसे, क्यों, कैसे होगा, कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे। तो वो काफ़ी सवालात थे। खैर, तो उसके बाद हमने यहाँ जगह अरेंज की, ठीक है, हम साथ ही रहते थे बेसिकली एज अ बैचलर। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया, तो काफ़ी सपोर्टेड फ्रेंड मिले। जितना हमारी सोच नहीं थी कि कितने अच्छे दोस्त मिलेंगे हमें, क्योंकि दोस्तों से ही चलता है, पढ़ाई 4 साल ऐसे नहीं चलते। ठीक है, आपको दोस्त मिलते हैं सपोर्टेड, अच्छे टीचर्स मिलते हैं, तो वो सब कुछ हो गया था अल्लाह पाक की मेहरबानी से। जो सवालात थे वो सारे क्लियर हो गए थे, तो ये जर्नी ऐसे गुजर गई थी। ठीक है, मीन्स यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम मैकाट्रॉनिक्स। हाँ, बीच में कोविड भी आ गया था, तो कोविड ने 1 साल तो हमारा वैसे ही स्किप करवा दिया। ओके, जी। अच्छा। तो अब मैकाट्रॉनिक्स जो फील्ड है इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है और इसमें डिफरेंट कोर्सेज भी आप लोग पढ़ते हैं, जी। लाइक 3D की तरफ भी और बाकी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनसे आप लोग मतलब वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होते थे, वो कर पढ़ते हुए भी उससे कहीं इम्प्लीमेंट करते थे, वो बेटर लगते थे? तो आप बताएं राफे। मेरे लिए जो थे 3D ड्राइंग्स, सॉलिड वर्क्स और इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट थे, ऑटोकैड वगैरह, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहे, क्योंकि डिप्लोमा करके आया हुआ था 3D एनिमेशन का। उसके बाद यहाँ पे जब मैं ड्राइंग्स वगैरह बनाता था तो मैं अपने दिमाग में ही इमेजिन कर लेता था कि वो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा।
क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो माशाल्लाह से जितने भी मेरे इससे रिलेटेड कोर्स थे वो सारे मेरे A+ A- पे ही निकले। 3D मॉडलिंग के कोर्सेज नाइस। जिसमें काशिफ, 3D इन्वॉल्व था वो सारे मेरे 80+ पे निकले। ये आपको काफी फायदा हो गया क्योंकि आपने जो डिप्लोमा किया था वो भी 3D मॉडलिंग में था। हाँ, तो यहाँ पे जो 3D के कोर्सेज थे वो मेरे लिए बहुत अच्छे साबित हुए थे। ओके काशिफ। जी, तो जैसे कि ये बता रहे हैं 3D में थे, मैंने तो नहीं किया था खैर, तो राफे के थ्रू मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई थी इस चीज़ों में। बाकी मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट थे वो थोड़े बहुत अच्छे थे मेरे, समझ आ जाते थे फिजिक्स मैथ्स वगैरह, पर थ्योरी टाइप जो थे ना उसमें थोड़ा सा आई डाउट कि मैं लैक करता था। वो इस वजह से क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी सिविल बोर्ड से, तो देखने वालों को पता ही होगा वहाँ के हालात कैसे हैं, तो ये मैं भी मुश्किल। सिविल बोर्ड से ही हूँ। हाँ, तो वो मुश्किलात मैंने फेस की थी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तक, फिर सही हो गई अच्छा, थी। चलें। और तो आज का जो हमारा मैक टॉक है उसका हमारा जो मेन मकसद है आप लोग के फाइनल प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करना। ठीक है। तो मुझे आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, क्या आपने बनाया, कैसे आइडिया है उसका, क्या क्या आपको मुश्किलात पेश आई, तो बताएं स्टार्ट कहाँ से लिया आपने। स्टार्ट जो था हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का वो बेसिकली जो हमने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है वो नहीं था। हमारा जो प्रोजेक्ट था सबसे पहले हमने एक इशू जो हमने रिकॉग्नाइज किया था अपने इंटीरियर सिंध में कराची में वो था एनर्जी का इशू। बिजली बहुत जाती है, लोड शेडिंग अभी भी हो रही है। ओके। तो हमने उसके लिए एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया था। तो वो था हमारा इलेक्ट्रिक टाइल्स बनाने का। जो इलेक्ट्रिक टाइल्स बनती है कि कोई भी उनके ऊपर चलेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगी। लेकिन ड्यू टू टाइम के हमारे पास टाइम फ्रेम 1 ईयर का होता है FIP में, उसकी टेक्निकल चीज़ें जो उसमें यूज़ होने वाली थी पीजो सेंसर्स वगैरह पाकिस्तान में वो इंपोर्ट करवाने पड़ते, तो इंपोर्ट करवाने में 3-4 महीने का टाइम लग जाता है। तो हमारा जो मिड डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह होती है तब तक हमें अपना हाफ प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। तो जो चीज़ें आ ही नहीं सकती 3-4 मंथ के अंदर, फिर जब आएंगी उनको हम बनाएंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम्स हों तो फिर वो उनको निकालना, तब तो हमारा वो रिजेक्ट हो गया था प्रपोजल। उसके बाद फिर हमने सोचा अब हम क्या करें, एक तो हमारा इंटरेस्ट था वो तो ख़त्म हो गया। अब दूसरे की तरफ फिर हमने थोड़ी रिसर्च वगैरह की। तो सिंध में हमारी ज़मीनें हैं राइस वगैरह की, तो इस हिसाब से हमने सोचा कि वहाँ पे जो फार्मर्स हैं ये काम सारा कर रहे होते हैं हाथ से, मतलब वो बेबी प्लांट्स को उठाते हैं एक एक करके लगाते जाते हैं, सख्त गर्मी में भी लगा रहे होते हैं, ऐसी मौसम्स में लगा रहे होते हैं कि मतलब मुश्किलात पेश आती हैं। तो फिर हमें वहाँ से एक आइडिया आया, हमारे सीनियर्स ने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था वो भी था राइस ट्रांसप्लांटर एंड कटर का। तो वहाँ से हमें एक आइडिया आया कि इन्होंने बनाया है, तो क्योंकि हमें सीनियर्स का प्रोजेक्ट दोबारा बनाने की इजाज़त नहीं होती, एक जो प्रोजेक्ट बन जाए, तो हमने सोचा उसमें अब क्या मॉडिफिकेशंस की जाएँ, उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। उसके बाद हमने उसको एक तो RC कर दिया रिमोट कंट्रोल, और दूसरा हमने पूरा जो लेबर का काम होता है ना वो उसमें ऑलमोस्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया कि वो आपकी ट्रांसप्लांटिंग भी कर देगा, उसके बाद जब राइस फील्ड बड़ी हो जाएगी उसके बाद उसकी कटिंग भी कर देगा वो। उसका हमने कटर का पूरा फंक्शन जो था, कटर आर्म था वो हमने बिल्कुल अलग से बना दिया था जो डिटेचेबल था, कि जब उसकी ज़रूरत पड़े तो वो उसमें हम लगा दें और जब ज़रूरत ना हो तो उसको हम निकाल के सिर्फ ट्रांसप्लांटिंग का काम ले लें। तो वो जब हमने प्रपोज किया तो वो क्योंकि हमारे सीनियर्स भी बना चुके हैं, कुछ उनकी थीसिस वगैरह थी, हमें पता था कैसे होगा वो काम और कैसे हो सकता है वो बेहतर, तो वहाँ से हमें हेल्प मिली और हमने माशाल्लाह से वो अचीव कर लिया। और उस प्रोजेक्ट की वजह से क्योंकि वो हमारा मैम तंजीला सुपरवाइज़ कर रही थी, तो मैम तंजीला का बहुत साथ था हमारे, और मैम तंजीला ने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया था उस प्रोजेक्ट के ऊपर। उन्हीं की वजह से हमने उस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल की जो हमें उम्मीद नहीं थी कि हम हासिल कर पाएंगे। अच्छा, तो काशिफ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब प्रोजेक्ट आप काम कर रहे थे तो आप 2 थे और भी कोई आपके साथ था प्रोजेक्ट में वर्किंग में वगैरह? जी, ग्रुप हमारा मेंबर्स? थर्ड ग्रुप मेंबर था खावर जी। अच्छा, ठीक। तो कोई आपने अपने प्रोजेक्ट को कोई नाम वगैरह कुछ ऐसा कुछ दिया था? हमने एग्रीबोट नाम दिया था क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमने रोबोट बनाया था, तो उसको हमने एग्री ओके, और रोबोट का बोर्ड उठा के इंटरेस्टिंग। एग्रीबोट बना दिया था। ठीक।
तो प्रोजेक्ट जब आपने बनाया, ऑब्वियसली आपके ज़ेबिस्ट का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, कहीं और आपने डिस्प्ले किया ज़ेबिस्ट में या कहीं और किसी प्लेटफॉर्म्स पे आपने डिस्प्ले किया अपने जी प्रोजेक्ट जी, को? हमने एक तो कराची एक्सपो में किया था, HEC की तरफ से एक इवेंट होता है हर साल, वहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट एग्जिबिट किया था। उसके अलावा हमारा ज़ेबी फेस्ट जो होता है उसमें हमने अपना प्रोजेक्ट एग्जिबिट किया था। हमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, टॉप जो वर्ल्ड स्टार्टअप चैम्पियनशिप सी पाकिस्तान करवाता है, तो उसमें हम टॉप 100 तक जा चुके हैं। लाहौर तक गए अपने प्रोजेक्ट को लेके, वहाँ पे डिस्प्ले किया है लाहौर में। तो इस प्रोजेक्ट ने हमें बहुत आगे पीछे घुमाया है और बहुत ज़्यादा मतलब इस प्रोजेक्ट से हमें। अच्छा, तो काशिफ, आप जैसे आपने बताया कि कराची से लाहौर आप ही लोग गए थे, तो वहाँ कैसे वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप तक आप पहुंचे, कैसे, उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, सबसे पहले मैम तंजीला ने एक पोस्ट लगाई हुई थी क्लासरूम पे, ठीक है, तो वो वैसे काफी पोस्ट लगाती रहती थी, बच्चे वहाँ ध्यान नहीं देते थे, पर हमारी सुपरवाइजर थी तो हमें उन्होंने पर्सनल मैसेज किया था कि ये आपको फॉर्म भरना है, आज रात ही डेडलाइन थी उस दिन। तो मैंने फॉर्म खोला, फॉर्म माशाल्लाह से इतना बड़ा, कोई 20-25 पेज का फॉर्म था, और उस फॉर्म के अंदर पिच भी हमें डालनी थी, वो भी नहीं बनी हुई थी। मतलब 2-4-6 घंटे लगा के हमने फॉर्म भरा मैम तंजीला के कहने पे। लास्ट तक यही सोच रहे थे कि मैम क्यों करवा रही है इतना, सी पाकिस्तान क्या है, कुछ नहीं। उसके बाद मैसेज आया, एक मेल आई मेरे पास, रीजनल राउंड के लिए हम सिलेक्ट हुए। मैम से मैंने डिस्कस किया, मैम ने बोला 2 बंदे जा सकते हैं, आप चले जाओ। उनका इकरा यूनिवर्सिटी में हुआ था रीजनल राउंड, ठीक है, वहां पे हमें पिच देनी थी बेसिकली। वो हमने पिच दे के आ गए, तो वहीं हमें महसूस हो गया था कि हम शायद सिलेक्ट हो जाएं, क्योंकि पिच अच्छी गई थी हमारी, और हमारा जो था एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोजेक्ट था, कराची में थे ही नहीं बाकी, एक हमारा ही था, तो हमने बोला शायद हो जाए। तो उसके 10 to 15 डेज बाद हमारे पास आती है एक मेल कि कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले कॉल आती है, वो कॉल इस वजह से, वो कॉल करके ये पूछना चाह रहे थे कि आपके पास प्रोटोटाइप रेडी है, जो आपका प्रोडक्ट है। अब जैसे कि हमारा एफआई भी था, तो वो तो रेडी था, हमने बोला जी बिल्कुल रेडी है। उन्होंने बोला ठीक है, मैं उनसे पूछना चाह रहा, क्यों आप पूछ रहे, कौन हो? बोला सर मैं सी पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, हम सिर्फ कंफर्मेशन ले रहे थे। फिर उन्होंने एंड कर दी। उसके बाद 1 वीक के बाद मेल आती है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सिलेक्टेड फॉर फाइनल राउंड। अब वो ठीक है, मैंने देखा तो उनमें सारी डिटेल्स दी हुई थी उन्होंने कि लाहौर आना है आपने, पहले कराची से लाहौर, कि भाई कराची से लाहौर कैसे जाएंगे प्रोजेक्ट लेके। फ्रॉम 1047 स्टार्टअप्स टॉप 100 हाँ, सिलेक्ट हुए थे, 100 और वो select थे हुए थे। फाइनलिस्ट जो मतलब लाहौर तक गए थे। वो मोमेंट ऐसी थी कि भाई हम कैसे सिलेक्ट हुए, क्यों सिलेक्ट हुए, अब जाएंगे कैसे, कैसे होगा। तो मैम से डिस्कस किया हमने, मैम ने बोला चले जा, तो हमने ट्रेन की बुकिंग ले ली, इसको भी बुक करवा लिया की बोर्ड को। वो थोड़ा सा मुश्किल था यहाँ से ले जाना, क्योंकि इसका 40 to 50 kg वेट था, तो एक हमारे लिए बड़ा टास्क था कि इसको सेफली स्टेशन जाना है और वहां से बिल्टी करवाना है, फिर लाहौर में उठा के एक्सपो तक जाना है। तो उसके बाद बुकिंग ले ली हमने, हम लाहौर चले गए। तो ये सारी ट्रिप स्पॉन्सर किया हुआ था सी पाकिस्तान ने हमें, माशाल्लाह उन्होंने बेहतरीन ऑर्गेनाइज की हुई थी। 2 दिन उनका बूट कैंप था, फाइनल दिन पे उनकी एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन थी। वहाँ की सारी अकोमोडेशंस वगैरह जो थी वो जी। उनकी तरफ से स्पॉन्सर थी, बाकी ट्रैवल एक्सपेंसेस हमारे अपने थे फ्रॉम कराची टू लाहौर। 2 दिन बूट कैंप थी, बूट कैंप में वो समझा रहे थे हाउ टू पिच एंड डिफरेंट इन्वेस्टर्स और डिफरेंट जो कह सकते हैं बिजनेसमैन वो आए हुए थे, जैसे कि आपके बेसिकली वहाँ पे जो लोग थे ना बूट कैंप पे, वो बूट कैंप थी आपको पूरा माइंड, जो आज हम बोल रहे हैं ना कि हमारे पास ग्रूमिंग नहीं है, यहाँ पे बताया नहीं जाता, बेसिकली हमें वहीं से पता चला है, क्योंकि वहाँ पे जो 2 दिन का बूट कैंप था उसी ने हमें 2 दिन में इतना ग्रूम कर दिया कि हमें पता चला है कि स्टार्टअप होता है क्या है, स्टार्टअप करना क्यों जरूरी है, प्रोडक्ट बनाना क्यों जरूरी और है। ऐसे लोग भी आए हुए थे जिन्होंने अपनी जर्नी शेयर की थी, जैसे हम आज कर रहे हैं ना, उन्होंने ये की हुई थी कि हमने जैसे सूफी ग्रुप्स हो गए, सूफी ऑयल्स हो गए, ठीक है, bookme.com हो गया, बाइकिया हो गए, इनके आए हुए थे सीईओ, वो शेयर कर रहे थे कि हाउ वी स्टार्ट। सीईओज थे एंड फाउंडर्स थे, काफी थे। मतलब माई इम्पैक्ट मीटर एक फंड रेजिंग एप्लीकेशन है, लाइक फंड रेज करना और फिलैंथ्रोपी इससे रिलेटेड। मैं 2 दिन सुबह से लेके रात तक हमें ले जाते थे, सुबह बस आ जाती थी, नाश्ता करके वहां चले जाते थे, फिर रात को छोड़ती। 2 दिन फुल बिजी डेज, उसमें ये सिखा रहे थे कि पिच कैसे करना है और डिफरेंट लोगों से मिलवा रहे थे। तो फाइनल डे आपका एक्सपो में हमारी एग्जीबिशन थी, वहां पे हम अपना प्रोटोटाइप ले गए,
तो वहाँ काफी इन्वेस्टर आए, काफी लोग आए, पर वो लोग वो थे जो इंटरेस्ट ले रहे थे। एग्रीकल्चर सेक्टर है ना पंजाब में, समझ सकते हैं, यहाँ पे हमें इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला था। पंजाब की साइड पे एग्रीकल्चर की तरफ थोड़ा हाँ, ज्यादा यहाँ वहाँ innovation है। पे जो हमारे जजेस आए हुए थे ना, जी। उनकी अपनी राइस फील्ड थी, अपनी ओह, वही हमारे जो है ना कस्टमर्स थे, उनको वो हमारा आइडिया वैसे ही पसंद आ रहा था। वो बोल रहे थे कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें बताओ। सीईओ स्माडा जो थे, सीईओ हैं स्माडा के, उन्होंने मुझे नंबर दिया था उनका। मेरे ख्याल से एनएसपीआर एक इदारा है जो राइस फील्ड के ऊपर, उनके पास बहुत ज़्यादा राइस फील्ड्स हैं अपनी, तो वहाँ पे ये इनोवेशंस करते रहते हैं। उन्होंने मुझे वहाँ का नंबर दिया था, बोला था मेरे रेफरेंस से वहाँ पे बात करना। दूसरी एक लेडी थी, प्रेसिडेंट थी WCCI की, उन्होंने अपना कांटेक्ट दिया था कि मैं आपको जो हमारे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर साइड की जो गवर्नमेंट है उनसे लिंक करवा सकती हूँ, आप वहाँ पे जाके अपना पिच कर सकते हैं आइडिया। तो होता ये है कि वहाँ जाना हमारा मकसद ये नहीं था हम जीत के आए, हम सीख के आए, और हम जो उन 3 दिन में सीख के आए ना, 4 साल में नहीं सीखा। नहीं सीखा। मीन्स ये भी एक ये भी achievement है। अचीवमेंट है। तो बस वो FIP का दिन, उसके बाद इनके रिजल्ट अनाउंस हुए थे, बस उसके बाद हम वो वापस में आ थे। गए। ओके, नाइस। अच्छा, तो कराची एक्सपो में भी अपने अपने प्रोजेक्ट को जी, डिस्प्ले किया था, तो वहाँ पे आपको क्या कोई अचीवमेंट वगैरह या कुछ आपको फायदा हुआ वहाँ पे? कराची में एज सच इतना नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ इंटीरियर सिंध में राइस की इतनी फील्ड्स नहीं है जितनी पंजाब में। जब हम उसको लाहौर लेके गए थे तो वहाँ पे जो लोगों का इंटरेस्ट हमारे प्रोजेक्ट में था वो हमने यहाँ नहीं देखा था। इवन कि हमारे जो टीचर्स थे जिन्होंने हमारा एवेल्यूएट किया था, उन्होंने भी मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था जितना वहाँ हमें इंटरेस्ट देखने को मिला। वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी जो जहाँ हम गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, वहाँ से लेकर लाहौर एक्सपो तक बहुत हमें जो है वहाँ पे अप्रिशिएट किया गया था इस प्रोजेक्ट। तो मतलब जब ऑब्वियसली कराची लाहौर एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है दोनों में, तो यहाँ पे आप ही थे जो अपने प्रोजेक्ट को लाहौर लेके गए थे या कोई भी आपके फ्रेंड्स वगैरह या नहीं, कराची कोई नहीं, नहीं से था भी? हमारे साथ। BRP हम वाले। दोनों ही गए थे, क्योंकि हम जो सी पाकिस्तान था उन्होंने 2 ही लोग अलाउ किए थे कि 2 ही लोग आ सकते हैं यहाँ पे अपना स्टार्टअप के लिए। तो हम 2 ही गए थे, तो किसी और की हेल्प हमने ली नहीं, हम दोनों ने ही साथ अच्छा, किया। कुछ चीजें मैं डिस्कस करूंगा। ये जी। चीजें तो बता दी राफे ने, ठीक। प्रोजेक्ट कैसे बनाया था हमने। उसके ये बारे में एक सवाल आता है ना कि भाई प्रोजेक्ट तो हमने सिलेक्ट कर लिया, पर बनाना सबसे बड़ी मुसीबत तो ये होती है। तो वो आपको मैं क्या बताऊं, उसकी जो मतलब 0 से लेके 100 तक हमने काम किया था। ये उठाया हमने, पिछला प्रोजेक्ट था, पर उसको हमने बिल्कुल ऐसे समझो इनोवेट कि किया। बिल्कुल उसको खत्म करके शुरू से बनाया था। एक बार हमने जो जी। हमारी मिड इवैल्यूएशन होती है ना, तो मिड डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त हमने उन्हीं का प्रोजेक्ट जो था उसको हमने बनाने की कोशिश की थी कि शायद वो सही हो जाए, क्योंकि जो हमारे सीनियर्स का प्रोजेक्ट था राइस ट्रांसप्लांटर वाला, उनमें बहुत सारे मसले आए थे, लाइक उनके व्हील्स टूट गए थे और उनके टर्निंग इश्यूज वगैरह थे। तो हमने उस पर बहुत काम करने की कोशिश की, लेकिन हमने उसके डिज़ाइन में जो था कोई भी ऐसा हमें हल नज़र नहीं आ रहा था कि उसको हम सही कैसे करें। कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि हर चीज़ जो थी वो फिक्स हुई हुई थी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसको हम अनस्क्रू करके निकाल सकें। तो हमने सारा वो काटा था प्रोजेक्ट, सिर्फ हमने फ्रेम रहने दिया, उसके अलावा उसका जितना डिज़ाइन था, व्हील्स का डिज़ाइन, उसकी टर्निंग का डिज़ाइन, मोटर्स जहाँ लगी हुई थी, पूरा हमने काट के दोबारा फिर उसको 0 से स्टार्ट लास्ट किया तक था। लोगों को यही लगता था कि हमने पिछला प्रोजेक्ट उठाया, उसमें 2-4 चीजें ऐड कर ली और चला लिया, पर ऐसा नहीं है। अच्छा उसको हमने काशिफ, आप ये बताएं, क्या कोई ऑब्वियसली वो पास्ट प्रोजेक्ट था, आप लोगों ने रीबिल्ड किया, जी तो क्या उसके ऐसे फीचर्स थे उसमें भी और आप में भी, जी। क्या मतलब आपने उसमें एडिशंस किए थे जो आपके जो एग्री बोट है, आई गेस जी। एग्री बोट नाम दिया, तो उसमें कौन से ऐसे की फीचर्स थे जो आपके प्रोजेक्ट को एक नई इनोवेशन बनाते थे? उसमें बताया तो सही, एक तो वो रिमोट कंट्रोल था, उसकी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होगी, ओके। आप फ़ोन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, उनका सिर्फ ट्रांसप्लांट करता था, हमारा कटिंग भी था, कटिंग भी साथ करता था, और हमारा रिमोट कंट्रोल था पूरा। ट्रांसप्लांटिंग आर्म उनका वर्किंग नहीं था, हमने ट्रांसप्लांटिंग आर्म को वर्किंग बनाया। तो इसमें बहुत सारी एडिशंस हमने की।
ओके। और मैं देखता हूँ कि एग्रीकल्चर की तरफ लोगों का जी। थोड़ा कम इंटरेस्ट होता है। अगर कराची की बात, आप जी, एक बिल्कुल। कराची की यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे लोग थोड़ा ग्लोबली चीज़ों की तरफ सोचना चाहते हैं, लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट है हमारे लिए भी, क्योंकि एक एग्री बोट लाइक एग्रीकल्चर रोबोट हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करने वाला है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, 70% जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर से ही चलती है हमारे Yes. पाकिस्तान की। तो एग्रीकल्चर की साइड कोई नहीं सोचता, लेकिन पंजाब की तरफ जब हम गए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, हमें बोला आप हमसे रब्ता करें, हम आपकी हेल्प करेंगे इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने में, इसको एक स्टार्टअप बनाने में, क्योंकि हम एज आइडिएशन स्टेज पे गए थे और वहाँ पे आइडिएशन से लेके ग्रोथ स्टेज तक जितने प्रोजेक्ट्स थे सब आए हुए थे, जो 6-6 साल से रनिंग प्रोजेक्ट्स थे वो स्टार्टअप्स आए हुए थे वहाँ पे। इंटरनेशनल स्टार्टअप्स आए हुए थे ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज से। ओके, नाइस। काशिफ, आप मुझे थोड़ा उसके प्रोसीजर लाइक उसकी वर्किंग के बारे में बता सकते हैं? लाइक कोई फार्मर्स हैं वगैरह, अगर वो आपका प्रोजेक्ट लें जी। आपसे एज अ प्रोडक्ट, तो क्या प्रोसेस होगा उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का? इससे पहले मैं कुछ चीजें ये डिस्कस करूंगा कि आप जब भी अपना FIP सिलेक्ट करो ना, तो एज अ FIP नहीं करो उसको सिलेक्ट, एज अ प्रोडक्ट सिलेक्ट करो। ठीक है, देखो कि आपकी मार्केट में किस चीज की नीड है। जैसे कि आपने बोला कि एग्रीकल्चर साइड में लोग नहीं जा रहे, हालांकि हम एग्रीकल्चर कंट्री है, तो उस साइड ही नहीं जा रहे तो क्या फायदा, दूसरी चीजों में हम लगे हुए हैं। और तभी पाकिस्तान आई गेस दूसरे मुल्कों से ज्यादा पीछे होता जा हाँ, रहा जो है। चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो मैंने देखा है सिंध के अंदर, वो ये है कि बच्चों को जो है ना लाइक एक रोबोट की तरह बस चला रहे हैं, डिग्री करवानी है, आगे उनको जॉब के लिए रेडी कर रहे हैं, जॉब करके वो कितना ही कमा लेंगे। तो मेरी जो सजेशन है वो ये है कि जब बंदा आता है यहाँ पे, इवन फ्रॉम फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर वो अपने बिजनेस की तरफ जाए, अपना कोई ना कोई छोटा सा स्टार्टअप कर ले। वो अगर फॉर एग्जांपल आर्ट्स बनाता है, कोई स्केचिंग करता है, कोई पेंटिंग करता है, उसको डिजिटली कर ले, डिजिटली अपना स्टोर बना ले, उस पे सेलिंग स्टार्ट करे, वो एक स्टार्टअप है। अब हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे, हमारे बैच में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो एक स्टार्टअप थे, लेकिन क्या किया, क्योंकि यहाँ पे ग्रूमिंग नहीं होती, यहाँ पे बच्चों को शुरू से ये चीज बताई नहीं जाती कि आपको एक स्टार्टअप करना है। हमें बताया जाता है आपको डिग्री करनी है, आपको FIP करना है, उसके बाद आपको जॉब करनी है। बिल्कुल। ये नहीं बताते कि आप जो FIP कर रहे हैं वो भी एक प्रोडक्ट है, वो एक स्टार्टअप है, उससे पूरी एक कंपनी बिल्ड हो सकती है, मार्केट में लेके जा सकता है। मार्केट में उसको लेके जा सकता है। हमसे भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट थे, हमारे FIP जो हमारी बैच में FIPs थे, हमसे भी अच्छे प्रोजेक्ट थे। हमने जब स्टार्टअप चैंपियनशिप में गए थे, वहाँ पे हमने देखा छोटे छोटे स्टार्टअप्स, क्या जो लड़कियां हैं वहाँ पे ड्राइंग्स करती हैं, उन्होंने उनको फ्रेम्स करके ऑनलाइन सेल कर रही हैं, अच्छे पैसों में सेल कर रही हैं। क्या उनका एक पैशन है, लाइक मैं कभी कभी खुद बना रहा होता हूँ आर्ट, तो मैं चाहूँ उनको सेल कर सकता हूँ, लेकिन क्या ग्रूमिंग हमें नहीं दी जाती कि आपको स्टार्टअप करना है। मतलब ये भी बहुत बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी में कि सब बच्चों को डिग्री लेने तक वेट करवाया जाता है कि आपको डिग्री पहला स्टेप है आपका, उसके बाद जॉब्स होंगी। डिग्री, FIP और जॉब्स तो पाकिस्तान में है ही नहीं। तो मैं एक और क्वेश्चन था मेरा कि आपने ऑब्वियसली FIP प्रोडक्ट तो आपने उसे सोच के बनाया एज अ प्रोडक्ट, तो उसे प्रोडक्ट में मार्केट में लेके जाने के लिए आपने कुछ वर्क वगैरह किया कि उसे एक प्रोडक्ट बना के हम उससे आगे फर्दर रीबिल्ड बनाते जाएं प्रोडक्ट? जी, हमने ऐसा कुछ किया? हमने जब वहाँ पे पिच किया था अपना लाहौर में, तो वहाँ पे हमने यही बताया कि हमारा FIP था और ये हमारा फर्स्ट आइटरेशन, मतलब फर्स्ट प्रोटोटाइप है। तो फर्स्ट प्रोटोटाइप आपका कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनता। एक फाइनल प्रोडक्ट 4-5 साइकिल्स के बाद जाके बनता है, 4-5 प्रोटोटाइप्स आप बनाते हो, उसके फिर जाके आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है जिसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होता, कोई फ्लॉज नहीं होते, वो आपका बिल्कुल 100% वर्किंग प्रोजेक्ट होता है जो आप मार्केट में ले जा सकते हो। हमारा जो था, हमारा आइडिया सबको अच्छा लगा, प्रोटोटाइप हमारा फर्स्ट था। अब उसकी वर्किंग इतनी प्रिसाइज नहीं थी जितनी एक हमने सोच के बनाया था, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट सारा काम हमने खुद किया था। तो जब एक टीम बनती है, जब उसको एक प्रोडक्ट बनाने की तरफ लेके जाते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट्स लगती हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत सारी जगहों पे पिच करना पड़ता है आइडिया, तो वो चीज़ है ना यहाँ पे थोड़ी सी कम होती है कि बच्चों को ना
पिच करना सिखाते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट कैसे, अपना कोई भी प्रोडक्ट ले लें आप, उसको कैसे पिच करके आप इन्वेस्टर से फंड रेज कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो रही है। और एक चीज लाहौर में जो मैंने पर्सनली महसूस की कि उनके प्रोजेक्ट इतने अच्छे नहीं थे और उनकी जो पिचिंग थी ना वो ग्रेट थी। मतलब वो बोलते हैं ना कि हाँ, मतलब आपके पास कोई चीज है ना, आपको बेचना आना चाहिए, पेंसिल तक क्यों नहीं हो, वो उनके पास वो चीज थी। मतलब दे आर सेलिंग एनीथिंग, वो छोटी से छोटी चीज को भी सेल करना जानते थे, इस वजह से वो आगे भी हैं। कह सकते हैं हम लाहौर हमसे क्यों आगे। लेकिन ऑब्वियसली इनको उनकी सोसाइटी में से ये स्किल्स भी मिली। जी, अगर आप सोचें हमारे पास इतने अच्छे प्रोजेक्ट है, मैं कह सकता हूँ 100% के हमारे जो प्रोजेक्ट थे ना सारे FIP उनसे बहुत अच्छे थे। अच्छा, पर यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। वहाँ पे सिर्फ FIPs नहीं थे, वहाँ पे लाइक उन्होंने है ना पूरे इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ पे बच्चों को ग्रूम किया जाता है कि आप कोई भी स्टार्टअप ले आओ, आप कोई भी, वहाँ पे जो चीज़ है ना वो है फ्रिक्शन को कम करना। कस्टमर और सेलर दोनों के बीच में फ्रिक्शन जो है ना, आप किसी भी चीज़ का फ्रिक्शन कम कर दो वो आपका प्रोडक्ट बन जाता है। बिल्कुल। फूड पांडा ने क्या किया, हम खुद लेने जाते हैं चीज़, उठ के जाएंगे, कार निकालेंगे, कुछ लेने जाएंगे, उसके बाद लेके घर आएंगे, खाएंगे या वहां जाके खाएंगे। फूड पांडा ने क्या किया, फ्रिक्शन कम कर दिया, आपको जाने की जरूरत नहीं, आपके पास खुद ही आ जाएगी वो चीज। बाइकिया ने क्या किया, फ्रिक्शन कम कर दिया। करीम ने क्या किया, फ्रिक्शन कम कर दिया। तो जितना फ्रिक्शन कम करना सीखेंगे उतना हमारे लिए प्रोडक्ट्स बनाने इजी हो जाएंगे। अच्छा, एक मेन जो चीज हमारी रह गई वो था ज़ैब ई फेस्ट। हाँ, तो साथ ही साथ सी पाकिस्तान कराची एक्सपो, आपने ऑब्वियसली ज़ैबिस्ट ई फेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया, तो वहां का आपका कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह ई फेस्ट बहुत अच्छा रहा हमारा, और हमने ऑरिक्स से सीड फंडिंग भी हासिल की थी 30,000 रुपीज़ की। तो इससे पहले जो हमारा ज़ैबी फेस्ट हुआ था उसमें भी हम विनर्स रह चुके हैं। हमने LFR में फर्स्ट पोजीशन और अपने ऑटोनॉमस बॉल पॉटिंग रोबोट जो था उसमें हम सेकंड पोजीशन ली थी। तो ज़ैबी फेस्ट का एक्सपीरियंस हमारा हमेशा ही अच्छा गुजरता है। इनोवेशन आइडिया भी हमने किया था पिच। हाँ, इनोवेशन इस बार आया था, उसमें स्टार्टअप आइडिया, उसमें भी रनर अप था मैं। हम दोनों ही थे माशाल्लाह। काशिफ, आप मुझे बताएं, एक क्वेश्चन थोड़ा हमारा रह गया, प्रोसीजर जी, वो जो प्रोजेक्ट था उसकी वर्किंग ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे, बताएं कैसे वर्किंग आप पूछ रहे हैं? मतलब एक आपका जो एग्री बोर्ड है, ऑब्वियसली एक फार्मर को गाइड वगैरह ऑब्वियसली वो किया जाएगा, तो वो अगर एज अ प्रोडक्ट फार्मर्स यूज कर रहे हैं तो क्या उनको वर्किंग करनी पड़ेगी उस प्रोजेक्ट उसके ऊपर, अपने जो भी है एरियाज जहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उनको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लाइक उनकी फिक्सिंग हो गई, इंस्टॉलेशन हो गई, उसके बाद कैसे वो कुछ मेंटेनेंस के लिए उन्हें भी काम करना पड़ेगा। अच्छा, दो टाइप के फार्मर्स होंगे, ठीक है? आपकी लैंड है, ठीक है, आप ओनर हो, ठीक है, आप चाह रहे हो कि मैं फार्मर्स रखूं ही नहीं, मुझे पूरी सर्विस चाहिए, ठीक है, जहाँ पे ये एग्री बोर्ड हम इंस्टॉल करके दे सकते हैं, पूरी सर्विस, मतलब उसकी सर्विसेज भी हम देखेंगे, हर सब चीजें देखेंगे। दूसरे हैं फार्मर्स, वो कहेंगे कि यार मैं साइड बैठ जाऊं, मैं कोई चीज इंस्टॉल कर लूं, जैसे एग्री बोर्ड, वो काम करता रहे, मैं देखता रहूं। वो काम किससे करेगा? रिमोट कंट्रोल्ड होगा। वो तो आप देख सकते हो, फोन किसको नहीं आता चलाने, तो रिमोट कंट्रोल किसको नहीं आएगा चलाने। तो ये चंद चीजें हैं बस। तो जो इसका प्रोसीजर है जो फार्मर्स चलाएंगे या कुछ भी, तो सबसे पहले बनाते हैं इसके बेबी प्लांट्स, ठीक है, जो सीड्स होते हैं ना छोटे राइस के, उससे पहले 15 डेज में, मतलब 10 to 15 डेज में बेबी प्लांट्स तैयार किया जाता है। वो बेबी प्लांट्स तैयार करने के बाद जो हमारे पास पूरी एक राइस पेडी बनती है बेबी प्लांट्स की, उसको हम अपने एग्री बोर्ड में इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद जब वो चलता है, उसकी स्पीड वगैरह, उसके ट्रांसप्लांटर की स्पीड, उसकी अपनी रनिंग स्पीड जो है वो सारी होती है रिमोट कंट्रोल। तो आप स्पीड जितनी बढ़ाओगे उतनी जल्दी आपकी उतनी जल्दी आपकी ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगी। तो फार्मर को क्या करना होगा, राइस पेडीज उठा के रोबोट में इंस्टॉल करनी होगी, रख देना होगा जिस फील्ड में चलाना है, उसके बाद उसको कंट्रोल करना है बैठ के। लाइक ये बहुत सारा जो जॉब का टाइम था उनका वो इससे बच चुका है, टाइम भी बच चुका है और एफर्ट भी बच चुका है। फार्मर कीचड़ में उतर के खुद एक एक करके लगाता जो था, अब वो एक काम मशीन कर सकती। लेकिन एक और सवाल है ना, जिनका ये काम है वो क्यों छोड़ेंगे? एक आता है ना सवाल, जो फार्मर से है, जो कर रहे हैं, वो बोलेंगे यार हम
कर तो रहे काम, हम क्यों छोड़ें काम अपना। तो इसके लिए ये भी है कि भाई देखें, कभी कभी वेदर कंडीशंस कुछ एक्सट्रीमली हाई होती है। हाँ हाई होती है, ठीक है, कभी ज्यादा धूप निकली हुई है, कभी सख्त सर्दी है, तो वो एज अ बैकअप में भी रख सकते हैं इस चीज को। बाकी जैसे कि आप लैंड ओनर हो, ठीक है, आपने पूरी सर्विस ली हुई है, जैसे 70% हमारी यही है, ठीक है, तो कुछ लोग वो भी हैं, तो मतलब मार्केट बड़ी है, टारगेट मार्केट बड़ी है, सर्विस नहीं है, ये कह सकते हैं हम। लाइक मैं देखूं अगर पाकिस्तान में इस चीज को अगर वैल्यू दी जाए तो हमारे कंट्री को भी इसमें काफी ज्यादा फायदा जी। होने वाला है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है अगर हम उसी पे वर्क करेंगे, लाइक एग्रीकल्चर आपने बताया कि 70% जो है जी। जीडीपी हमारे एग्रीकल्चर की वजह से, और इसी पर ही अगर हम एग्री बोर्ड्स लगाते जाएं, काफी सारे एरियाज हैं जिन पर काम नहीं हो रहा, लोग जा नहीं पा रहे, तो वहां पे इस चीज को आप कर सकते हो। जी। यहाँ पे जो हमसे सवाल पूछे गए थे ना एक्सपो के अंदर, लाहौर एक्सपो के अंदर, वो बोल रहे थे ऐसी मशीन्स एग्जिस्ट करती हैं तो तुम लोगों का क्या काम। ऐसी मशीन्स हार्वेस्टर पूरे एग्जिस्ट करते हैं, ये तो हमारी सिर्फ ट्रांसप्लांटिंग करती हैं। ऐसे हार्वेस्टर्स हैं जो पूरी आपकी फसल को पूरा छान के दे देते हैं कि आपका राइस भी एक एक अलग हो जाता है। तो इस मशीन की क्या जरूरत। तो मसला ये है कि वो सारी मशीन्स पाकिस्तान नहीं बनाता। कोई भी एक मशीन पाकिस्तान नहीं बनाता। पाकिस्तान सिर्फ बनाता है ट्रैक्टर्स। देखा जाए तो वो भी बहुत कम बनते हैं, बाकी ज्यादातर इंपोर्ट होते हैं, सारे पार्ट्स उनकी भी इंपोर्ट तो होते हैं। अगर आप एक फील्ड के लिए भी हार्वेस्टर इंपोर्ट करोगे तो वो 40 से 50 लाख का आता है। और अगर आप पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री लगाओ, अगर इंडस्ट्री लगाओ और वहाँ पे ऐसे रोबोट्स तैयार करो, तो मेरे ख्याल से 10 लाख के अंदर, मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ क्योंकि हमारी कॉस्टिंग तो 1.5 लाख हुई थी। अगर इसको थोड़ा और अच्छा करके और जब बल्क क्वांटिटी में बनाए जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल 2 लाख से ज्यादा जाएगा। 2 लाख इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ एडवांसमेंट आएंगी तो उसका कॉस्ट इंक्रीज होगा, लेकिन जब बल्क क्वांटिटी में बनेगा तो कॉस्ट डिक्रीज भी होगा, क्योंकि बल्क अमाउंट में हमेशा प्रोडक्शन में कॉस्ट डिक्रीज हो जाता है। तो अगर यहाँ पे 2-3 चले 5 लाख लगा लें, 5 लाख में एक रोबोट बन सकता है जो काम कर सकता है 50 लाख वाले मशीन्स की तरह और छोटी साइज में, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर। मींस बड़ा फायदा ये होने वाला है कि जो इंपोर्ट की इतनी ज्यादा कॉस्ट है जी। वो रिड्यूस हो जाएगी, वो भी रिड्यूस हो ये जाएगी, ठीक है। और एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी ना। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं, ट्रांसप्लांटर इतने ज्यादा नहीं है मार्केट में। अब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे फार्मर्स की शॉर्टेज है। वहाँ पे अगर एक फील्ड में 10 फार्मर्स को काम करने के लिए छोड़ दें, 10 फील्ड में एक फार्मर को एक रिपोर्ट पकड़वा दें। अच्छा, तो मेरा अब जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा वो एक मेरे लिए भी फायदा होगा, क्योंकि एज ए न्यू स्टूडेंट हूँ। आप मुझे ये बताएं कौन से ऐसे प्रोफेसर टीचर्स थे जो आपके लिए इंस्पिरेशन बने। ऑब्वियसली हर इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई ऐसा पर्सनैलिटी होती है जिससे आप काफी ज्यादा इंस्पायर होते हो, तो आप बताएं, फिर आपसे पूछता हूँ। सबसे पहली जो हमारी इंस्पिरेशन थी वो तो मैम तंजीला ही थी, क्योंकि वो हमारी सुपरवाइजर रह चुकी हैं और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी है। उसके अलावा हम किसी भी टीचर के लिए ये नहीं बोलेंगे कि वो हमारे लिए इंस्पिरेशन नहीं थी। हर टीचर हमारे लिए इंस्पिरेशन ही था, बट कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा एडवांस थे जिनको मतलब आजकल की टेक्नोलॉजीज का पता था, लाइक AI का पता था, और जिनको मार्केट्स का पता था। तो इस लिहाज से हमारे लिए डॉक्टर उमर अच्छे थे, सर अनिल अच्छे थे, मिस नसरीन बहुत अच्छी थी। मैम हुमेरा के लिए सब बोलते हैं कि मैम हुमेरा बहुत ज़्यादा डेंजरस टीचर है। वैसे टीचर्स तो सारे ही अच्छे, लेकिन मेन जो हमारा था कि कुछ जो हैं जो आपके लिए एक इंस्पिरेशन बने। लाइक आपने एक नाम लिया, सर अनिल का नाम ले लिया, मिस तंजीला, तो काशिफ आप बताएं कौन था मतलब आपके लिए जो आपके फेवरेट टीचर भी हों, आपके लिए अच्छे इंस्पिरेशन भी। अच्छा, इंस्पिरेशन की बात करें तो इस FIP को एज अ प्रोडक्ट सोचने के लिए सर डॉक्टर फराज जो थे ना, उन्होंने हमें बताया था कि आप FIP को एज अ प्रोडक्ट सोचो, ठीक है। तो पहले नंबर पे मैं उन्हें रखना चाहूंगा। दूसरा, मैम तंजीला ने हमें स्टार्टिंग से लेके 0 से लेके 100% तक उन्होंने हेल्प आउट किया है। ओके, क्योंकि आपके सुपरवाइजर थे और डॉक्टर फराज आपके HOD। दूसरी बात कि सारे जो लैब टीचर है, किसी का नाम नहीं ले रहा, सब जो भी थे ना उन्होंने बहुत हेल्प की थी हमारी, आपके डिपार्टमेंट के। और ये सारा काम हमने वर्कशॉप में किया था, तो सर ने भी हमें
सर तनवीर हमारे हाँ। लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन थे, क्योंकि Okay. उन्होंने हमारी बहुत जी। हेल्प की थी। हम क्योंकि ज़्यादातर वर्कशॉप का काम इतना नहीं जानते थे, वेल्डिंग करना, कटिंग करना मेटल की, और खुद वहाँ पे चीज़ें बनाना लेथ मशीन पे, तो सर तनवीर सर was आतिफ very ने हमें helpful. डिजाइनिंग में की, मतलब सब एक सबका टीचर का एक अलग रोल है रोल है। obviously, जी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पार्ट आ जाता है कि कुछ चीजें होती है जैसे हम बोलते हैं जान छुड़ाए, कुछ हार्ड सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक आप कह रहे हैं ना वेल्डिंग, अब कुछ कुछ बच्चों को ये चीज हार्ड लगती होगी, आपके लिए क्या पॉइंट था कि वो चीज अगर स्किप कर देते तो डिग्री तो लेना बहुत आसान थी? अब क्योंकि तो हो गई है, अब सोचना मुश्किल हो जाता अब है, सोचना क्योंकि मुश्किल हो काशिफ, जाता है। आपको कोई ऐसा है कोई वो पार्ट जो थोड़ा डिफिकल्ट लगा हो आपको? कि मैथ्स 4 और सिग्नल इन सिस्टम, मैं कहता हूँ वो अलग कर दो उनको तो फिर डिग्री आसान हो जाएगी सबके लिए। अच्छा राफे, आप ये बताएं। चीज वैसे काट देना सही रहेगा। ये एक्चुअली कहना चाह रहा है मैम हुमेरा के कोर्सेज, हाँ लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं तो मैम हुमेरा के पास इतनी नॉलेज है जी। हमारे डिपार्टमेंट में, वो हर कोई उनसे हासिल नहीं करता। उनके पास नॉलेज बहुत है। मेरा पर्सनली यूनिवर्स की तरफ, एनर्जीज, निकोला टेस्ला, इन चीज़ की तरफ मैं ज़्यादा रहता हूँ। तो मैम हुमेरा की जो साइकी है वो सारी इस तरफ ज़्यादा है। अगर मैम हुमेरा के साथ वन ऑन वन कन्वर्सेशन करके कोई उनके साथ ऐसी डिस्कशन करे तो मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा एक मैम हुमेरा के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस हवाले से। अच्छा, कुछ चीजें थी जो तब हमें गलत लगती थी कि हमारे साथ गलत हुआ, पर अब रियलाइज होता है कि वो कुछ चीजें अच्छी थी। जैसे FIP हमने सेलेक्ट किया था पीजो टाइल्स का, वो मैम हुमेरा ने रिजेक्ट किया था, तो अब हम सोचते हैं कि ये अच्छा ही हुआ वो रिजेक्ट हुआ, तो हम एग्रीकल्चर की साइड आए और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अचीवमेंट्स क्योंकि हर टीचर का एक जी। अपना डिपार्टमेंट में रोल होता है। लाइक जी। जैसे कुछ कुछ आपके लिए की मॉडल्स होते हैं, लेकिन लाइक आपने जैसे अभी कहा वो अगर रिजेक्ट नहीं होता तो हम इस पार्ट पे देखें, जी। इस FIP को चूज करने के बाद आप लाहौर तक गए, जी, एंड आई ठीक गेस है। यू आर द ओनली जो कराची से लाहौर गए जी। थे अपने प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करने के जी, लिए। ऐसे ही है। ये चीज काफी ज्यादा मुझे भी हाँ। इंस्पायर करी एज अ न्यू स्टूडेंट, क्योंकि फाइनल में तो भी 4 साल रहते हैं मेरे लिए, तो ये थोड़ा अच्छा मेरे लिए बन गया। तो आपके लिए तो मेरी तरफ से एक सजेशन यही होगी, अभी से प्रोडक्ट की तरफ जाओ कि आपको एक स्टार्टअप करना है, डिग्री पूरी होने से पहले ही स्टार्टअप करना है। लाइक 3 साल में एक प्रोडक्ट सोच लो, उसका प्रोटोटाइप बना लो, जब FIP तुम्हारा स्टार्ट होने लगे तो अपने प्रोडक्ट को ले आओ के बोलो भाई यही मेरा FIP है, बन चुका है ऑलरेडी। बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताएं, प्रोजेक्ट जो आपका था एग्रीबोट, जी। अब आप इसको मार्केट में लेकर जाने के कुछ कर रहे होंगे चीजें, लाइक मार्केट में उसे एज अ प्रोडक्ट बनाया जाए, तो ऐसे आप कुछ स्टेप्स लिए आपने फिलहाल? अभी पाकिस्तान के हालात ऐसे चल रहे हैं कि हमारी जो माइंडसेट है, हमारे अपने जो प्लान्स हैं वो आगे पीछे हुए हुए, हम किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि अगर हम अभी एग्रीबोट को लेके जाएंगे और पूरा इन्वेस्टर से फंड रेज करेंगे, इसको बनाएंगे, तो 5-6 साल हमारे इसी में निकल जाएंगे। तो हमने अभी सोचा हुआ है कि हम शायद मास्टर्स के लिए बाहर निकल जाएं, ओके, उसके बाद हम इस पे करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारा ही है, स्टार्टअप तो करना ही है ना। तो स्टार्टअप हो सकता है हम एग्रीबोट को ही आगे ले जाएं। एग्रीबोट से पहले आपने लाइन फॉलोइंग रोबोट भी बनाया, तो उसमें आपको क्या अचीवमेंट्स मिली, क्या आपको वर्कलोड था उसमें, कैसा रहा वो सफर? वो सफ़र भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग था। हमारी एक खासियत बोलें या वीकनेस बोलें, दोनों ही है। हम जो है लेट आते हैं, शुरू से लेट रहते हैं, सबको पता है। ठीक है, आज भी हम लेट ही थे। ठीक है, तो LFR बेसिकली LFR नहीं था हमारा, जो MSD मॉड्यूल था वो था हमारा ऑटोनोमस बॉल पोटिंग रोबोट। उसी में हमारा LFR भी होता है, क्योंकि हम पूरा एक ट्रैक फॉलो करवा के उसी पे हम फिर अपना टास्क परफॉर्म करवाते हैं। हमारे टाइम पे था बॉल पॉट करवाना डिफरेंट बास्केट्स में, मेटल और नॉन मेटल डिटेक्ट करके। तो अगर हम बताएं अपना सफ़र, तो जब हमारा MSD मॉड्यूल स्टार्ट हुआ, हमारी लैब स्टार्ट हुई, लाइक 4 वीक्स तक हमने कुछ नहीं किया था, और हमारी हर वीक जो है ना कुछ ना कुछ सबमिट करना था। लाइक एक वीक में आपको अपनी डिज़ाइन सबमिट करना है, एक नेक्स्ट वीक में आपको उसकी कुछ वर्किंग दिखानी है, उसके नेक्स्ट वीक आपको पूरा LFR बनाना है। बना के दिखाना है।
तो हम 4th वीक था, हम लैब में आए, हम देख रहे हैं सब बच्चों की पूरे चेसिस तैयार हुए हुए हैं, व्हील्स लगे हुए हैं, ऊपर आर्डिनोज लगे हुए हैं। वर्किंग कंडीशन हमने बोला हम क्या कर रहे हैं, अपने साथ। तो फिर हमने भी स्टार्ट कर दिया काम। तो उसी पे काम किया, तो बहुत सारे बच्चों से हमने हेल्प मांगी। होता ये है, आपका ये जो जर्नी है ना स्टूडेंट लाइफ, लाइक आप जब यूनिवर्सिटी में आते हो तो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले फ्रेंड्स भी मिलते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे करने वाले फ्रेंड्स भी मिलते हैं। कुछ आपको पीछे करना चाहते हैं, कुछ आपको आगे करना चाहते हैं। तो होता ये है कि जब हम किसी से हेल्प लेते, क्योंकि हमें उस टाइम पता ही नहीं था करना क्या, फर्स्ट टाइम था हमारे लिए LFR भी, तो हम किसी से पूछ रहे थे क्या करना है यार, हमारा अपना नहीं हो रहा, कैसे कर रहे हैं। वो मैम ने बताया हुआ है, सर बासित से पूछ लो, क्योंकि उस टाइम हमें प्रोग्रामिंग भी नहीं आती थी बिल्कुल भी LFR की। कोविड खत्म हुआ था ना, तो ऑनलाइन से आए थे हम डायरेक्ट। ये समझ तो उस टाइम जो था हमें बहुत मुश्किल हो रही थी कि भाई अब क्या करें। उसके बाद फिर सर बासित से हेल्प ली, उन्होंने प्रोग्रामिंग में हमारी हेल्प की, उन्होंने बताया कैसे करनी है प्रोग्रामिंग। ऑनलाइन हमने थोड़ी सी रिसर्च करके कोर्स कैसे आर्डिनो वर्क कैसे करता है, उसकी कोडिंग होती कैसे, इस तरह से हमने स्टार्ट किया। बॉडी बनाई, व्हील्स बनाए, आर्डिनो लगाए, हर चीज़ की, हमारी बॉडी रेडी हो गई। LFR फिर भी नहीं हुआ था, बच्चों के LFR चल गए थे। थोड़ी सी वो डीमोटिवेशन होती है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। फिर किसी से बोलते थे भाई अपना कोड दे दो, हम भी LFR चला के सबमिशन दे दें, तो बच्चे नहीं देते थे। तो हुआ ये था कि फिर हमने खुद ही कोड पे पूरा काम किया, खुद ही काम किया, LFR बन गया। उसके बाद वो बॉल पोटिंग रोबोट बन गया, उसकी कोडिंग भी हो गई, सारा पूरा वर्किंग में आ गया। उसके बाद उसकी ऊपर की डिज़ाइनिंग जो थी, एस्थेटिक्स वगैरह, पिकाचू मेरे जहन में होता था तो मैंने उसको पिकाचू बना दिया था। तो उसके बाद वो बिल्कुल 100% वर्किंग कंडीशन में आ गया था। हम हालांकि 4th वीक तक जब सबके LFR बन गए थे तब तक हम सबसे पीछे थे। उसके बाद जब ज़ेबीफेस्ट का टाइम आया तो टोटल 3-4 प्रोजेक्ट्स ही थे जो बिल्कुल वर्किंग में थे। लास्ट तक हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा वहां पे चलेगा या नहीं, ये था थोड़ा सा ना। फिर जब हमारी लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह हो रही थी उसकी, तब हमारा बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में आ गया। लेकिन हम ये करते थे, तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन हमारा ये है कि भाई अपना हो जाता है तो किसी का भी ये नहीं बोलते कि उसका पीछे रह जाए, हम बोलते हैं उसका भी हो जाए। ये अच्छा पॉइंट था कि आपने जब वर्क नहीं करा था आपने गिव अप नहीं किया, आपने वापस के ऊपर वर्क किया। हाँ। और उसे एज अ वर्किंग मॉडल बनाया। तो जो हमने पूरा बना लिया, उसके बाद हमारा एक दूसरा ग्रुप हमारा बहुत अच्छा मतलब रह चुका है, हमारा उनके साथ एक्सपीरियंस पूरा टाइम 4 साल में, उनको हमने अपना कोड दिया था। तो जो हमारा विनिंग जो थी ना, जो कहते हैं विनिंग हुई थी हमारे LFR और ऑटोनॉमस में, हम दोनों के रोबोट्स थे। उसमें जो कोड चला था वो भी मेरा ही लिखा हुआ था, और वो फर्स्ट आया था, मैं रनर अप था। लेकिन खुशी ये थी कि जो जीता है वो भी मेरा ही कोड लिखा हुआ है। ये भी अचीवमेंट है आपके लिए कि आपके कोड वाला फर्स्ट है। वो बस ये था कि उसमें जो बैटरीज थी वो ज्यादा पावरफुल लगी हुई थी। वो टाइम पे हमारा आगे पीछे हो गया था, थे हम दोनों ही विनर्स। उस वक्त हम हेल्प नहीं करते तो शायद हम फंसा सकते थे, लेकिन हमने नहीं रखी। लेकिन उस चीज का होता नहीं है। उनको जितना प्राइज मिला हमें भी उतना ही मिला, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऑटोनॉमस बॉल बॉटिंग वाला जीता था, हमने ऑटोनॉमस में रनर अप लेके LFR वाले में भी जीत गए थे, और कोई पार्टिसिपेंट ही नहीं थे LFR में, तो हम ऐसे ही जीत गए। अच्छा, तो अभी वक्त की किल्लत की वजह से हम अभी अपना शो एंड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए, मैक टॉक के पार्ट बने। तो देखते रहिए ZEB FM डिजिटल।